हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। भाई दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ कुछ पार्ट क्लास 10 का पार्ट 4 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 4 को लेकर आ गया हूँ। तो जिन्होंने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो जा करके पार्ट 1, 2, 3 को भी ज़रूर देखना है। तो चलते हैं आगे की ओर। ये जो है दोस्तों, ये पार्ट 3 का है, क्योंकि पार्ट 3 में थोड़ा सा छूट गया था। तो देखिए उसको मैं करवा दे रहा हूँ। देखिए क्या है, बस इतना ही छूटा था। क्या है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। पहला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है दोस्तों वो क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार दोनों बराबर होंगे। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, और हम पिछली वीडियो में जाने कि जो आभासी होगा उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी समतल दर्पण को ही पर्दे पर का प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे क्या, छठा नंबर, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे रहता है। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु जो है वो दर्पण से आगे रखा हुआ रहेगा। और लास्ट हमारा चीयर खत्म है दोस्तों। ये पीछे छूट गया था, हो गया कंप्लीट। आगे देखिए क्या है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। तो ये सब जो है दोस्तों, ये सब दो ऑब्जेक्टिव में लगाया जाता है। तो देखिए हम चलते हैं और आगे की ओर चलते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या हमारा, किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए दोस्तों, अब हम चलेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी F बराबर R/2 को प्रूव करेंगे। और ये जो है दोस्तों वो क्लास 10 के 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हमारा F बराबर R/2। सबसे पहले हम एक दर्पण बनाएंगे। ये भी हमारा ये बी डेश है। चलिए इधर से भी समझते चलते हैं। क्या, सी बी दर्पण सतह के बी बिंदु पर अभिलंब है। सी बी दर्पण सतह के कहाँ पे, बी बिंदु पर अभिलंब है। ये ए बी आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ से टकरा कर ये यहाँ चली जा रही है। इसलिए परावर्तन के नियम से इस पे अभिलंब है, इसलिए परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या जानते हैं, हम बताए थे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये क्या हमारा कोण ए बी सी आपतन कोण, ये क्या हमारा आपतन कोण बराबर कोण सी बी एफ परावर्तन होने के बाद ये कोण सी बी एफ क्या हमारा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। जो नहीं देखेंगे मैं वीडियो बना चुका, देख लीजिएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या ए बी सी आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। अब क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ एकांतर कोण होने के कारण कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ किसके कारण, एकांतर कोण होने के कारण कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ बराबर बी सी एफ। आगे क्या, ट्रिंगल बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज। ट्रिंगल बी सी एफ एक क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज होने का कारण क्या, तो ये बी एफ बराबर एफ सी। यदि बी पी के काफी निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ। बी क्या बराबर पी के काफी निकट है तो बी एफ बराबर क्या हमारा पी एफ। यदि बी पी के काफी निकट हो तो बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। अब आगे क्या हमारा पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ बराबर क्या होगा हमारा एफ सी होगा। ये पी एफ बराबर एफ सी, तो क्या हमारा एफ बराबर R/, पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाय 2, पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाय 2। ये दोनों मिल के पी एफ बराबर एफ सी हो रहा था। तो इसको आधा आधा करने के क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो ये 2 हो गया। अब क्या, पी एफ बराबर एफ सी, पी
एफ बराबर एफ सी, तो इसको हम पी सी भी लिख सकते हैं। तो क्या बना पी सी लिख सकते हैं, तो इसको पी सी को क्या करेंगे एफ लिखेंगे, इसको एफ। तो क्या एफ बराबर पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी को क्या लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ एफ होगी आर हो गया, आर बटे टू पी सी, पी सी, पी सी एफ बराबर आर बटे टू, जहाँ पी सी बराबर आर, जहाँ पी सी बराबर क्या हमारा पी सी बराबर हम क्या माने आर, ये क्या आर है हमारा वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा एफ बराबर आर बटे टू प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं कि ये जो है दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछेगा कि यदि अवतल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव पर रखा है, यानी पी, पी मतलब क्या होता है ध्रुव होता है, तो ध्रुव पर रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा क्या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं हम उसकी ओर। तो क्या हमारा पी पर, यानी पी मतलब क्या होता है ध्रुव होता है, पीछे वीडियो में बता चुका मैं। पी पर अगर रहेगा तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब जो बनेगा वो ध्रुव पर ही बनेगा और वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और ये सीधा होगा, और ये इसका आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी अगर वस्तु 5 मीटर का है तो आकार भी उसका 5 मीटर ही होगा। आगे चलते हम पी तथा एफ ध्रुव तथा फोकस, यदि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा रहेगा तो क्या प्रतिबिंब का बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और ये सीधा या उल्टा बनेगा, क्या बनेगा सीधा बनेगा, इसका आकार जो है वो बहुत बड़ा होगा। और अगला क्या फोकस, अगर वस्तु फोकस पर रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और ये वस्तु के उल्टा बनाएगा और इसका आकार जो है वो बहुत ही बड़ा होगा। अगर हमारा फोकस तथा ध्रुव पर, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा रहेगा तो उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमारा सी तथा अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, और वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, और ये इसका आकार जो है वो वस्तु के आकार के बड़ा होगा। अगला हमारा वक्रता केंद्र, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, और ये उल्टा होगा, और ये वस्तु के आकार के बराबर होगा। आगे हमारा सी तथा अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, इसका जो यह मतलब है ये उल्टा बनाएगा, और ये वस्तु से आकार के छोटा बनाएगा। अगर वस्तु अनंत बनेगा, अगर ये आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ सुन के लिख सकते हैं। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो वो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनाएगी, ये वास्तविक होगा, इसका जो है ये उल्टा होगा, और ये हमारा क्या होगा वस्तु से छोटा होगा। यानी अगर वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो उसका आकार वस्तु से छोटा, बहुत ही छोटा होगा, और ये फोकस पर बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। ये हमारा अवतल दर्पण का था, अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनके आकार की ओर। तो ये हमारा है उत्तल दर्पण का। यदि वस्तु P मतलब क्या था ध्रुव, यदि वस्तु ध्रुव पर रहेगा उसकी प्रतिबिंब जो है वो भी ध्रुव पर ही बनेगा, और ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और ये सीधा बनाएगा, और ये वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो ये दोस्तों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का सेम टू सेम है। अगला हमारा P तथा अनंत के बीच, यानी ध्रुव तथा अनंत के बीच रहेगा, तो हम ये हमारा काम रहेगा दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में, दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, और ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, और ये वस्तु से सीधा बनाएगा, और ये वस्तु से छोटा बनाएगा। आगे हमारा अगर वस्तु अनंत पर रखा रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस एफ मतलब फोकस पर बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा होगा और बहुत छोटा होगा। अब एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं आभासी, क्योंकि उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे की ओर, और आगे हमारा दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। तो चलिए हम देखते हैं अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्या है हमारा अवतल दर्पण के उपयोग, इसका उपयोग जो है दोस्तों हजामती यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है, सैलून में लगा हुआ रहता है। दूसरा क्या हमारा टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है और सर्च लाइट में किया जाता है।
तीसरा हमारा रोगियों के नाक कान आदि की जांच, रोगियों की नाक कान आदि की जांच के लिए भी हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा हमारा सौर भट्टी में सूर्य से आती किरणें को एकत्रित करने में, सौर भट्टी में इसका जो है सूर्य से जो आ रही है किरणें उसको एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्या हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या हमारा स्कूटर, मोटर तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में, स्कूटर गाड़ी में जो लगा रहता है हमारा मिरर उसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? स्कूटर, मोटर तथा बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज दोस्तों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कर देना है क्योंकि मैंने 3 पार्ट पीछे बना चुका हूँ और चौथा पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे चिन्ह परिपाटी की ओर। पहला हमारा है दर्पण के मुख अक्ष को निर्देशांक एक्स डैश अक्ष माना जाता है। तो पहला हमारा क्या था दोस्तों? दर्पण के मुख अक्ष को निर्देशांक एक्स डैश से, ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों एक्स, ये क्या हमारा एक्स डैश को से सूचित किया था। अगला क्या हमारा सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी, सभी दूरियां जो है दोस्तों ये यहाँ से मापी जाती है। आगे हमारा आपतित प्रकाश में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। इधर से आ रही प्रकाश तो ये क्या है हमारा धनात्मक, अगर इधर से जाएगी तो क्या जाएगा ऋणात्मक। अगला क्या हमारा दर्पण के अक्ष एक्स डैश के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है। मापी गई सभी दूरियां आपतित प्रकाश के मापी गई सभी एक्स डैश के अक्ष के लंबवत मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तब होगी जब वे अक्ष के ऊपर, जब वे अक्ष के ऊपर होती है। जब ये अक्ष हम अक्ष के ऊपर होगी तो सभी दूरियां क्या धनात्मक, और जब उसके नीचे होती है तो वो सभी दुनिया क्या हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। तो आगे चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। हमारा ये था हमारा चिन्ह परिपाटी, हम आगे की ओर चलते हैं। आज ये दोस्तों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही रहना है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा है दर्पण सूत्र दोस्तों, ये हमारा है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र को पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा। तो ये क्या हमारा ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी या बिंब का दूरी कहा जाता है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को, ध्रुव से वस्तु, ध्रुव में ये पी है तो इससे वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहा जाता है। इसे यू द्वारा सूचित किया जाता है। अगला हमारा है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे बी से सूचित किया जाता है। अगला हमारा जो है वो हमारा ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहता है। ध्रुव से दर्पण के फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे हम एफ द्वारा सूचित करते हैं। ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ध्रुव से दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। और हमारा दर्पण सूत्र जो होता है 1/b + 1/u = 1/f, 1/b + 1/u = 1/f। ये जो है दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बोलेगा दर्पण सूत्र क्या है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो आगे हमारा है दोस्तों एक टॉपिक और है आवर्धन। आवर्धन ये जो है दोस्तों ये हमारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि आवर्धन किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला लिखे। तो आवर्धन में क्या हुआ, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है m = h'/h, m = h'/h। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा क्या m = h'/h। और मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आ रहा, तो देखिए दोस्तों मैं सबको पढ़ता हूँ तो आप लोग उसको पढ़ के लिख सकते हैं। मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि अच्छा से अच्छा लिखूँ, धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारा, हम आप लोग के लिए सब कुछ अच्छा कर देंगे, कुछ भी खराब नहीं रहता, जैसा सब दोस्तों अच्छा कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट तगड़े से वीडियो। आगे जो हमारे दोस्तों आगे हमारा फिजिक्स का ही सेकंड चैप्टर पढ़ूंगा। पहले सेकंड चैप्टर हमारा प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद ये चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन खत्म होने के बाद हम केमिस्ट्री में जाएंगे और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो यानी हम लोग पिछले वीडियो में, अगला वीडियो में कौन सा वीडियो में मिलेंगे, तो अगला वीडियो मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन को लेकर आऊँगा, उसमें मिलेंगे हम आप लोगों के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट
तगड़े सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।